नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज है डेट 14 फरवरी और द हिंदू की जो इंपॉर्टेंट खबर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन्हें एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे इस पूरे एपिसोड में। लेकिन एपिसोड की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कोट है, ज्ञान ही जीवन का प्रकाश है, और ये कथन है सरोजिनी नायडू जी का। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पिछले अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न था, नई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई श्रृंखला में आधार वर्ष क्या निर्धारित किया गया। आपके ऑप्शन थे ए 2011, बी 2012, सी 2020 या डी 2024। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 2024। और आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया था। आप इसका एक्सप्लेनेशन को हमारे पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज की पहली न्यूज को। न्यूज है, CJI office received 8,630 complaints against judges from 2016 to 2025 मिनिस्टर। और ये जो पूरा टॉपिक है ये GS पेपर 2 पॉलिटी से संबंधित हो जाता है। न्यूज़ क्या इसे समझ लेंगे। तो कानून मंत्री ने लोकसभा को सूचित किया, लोकसभा को बताया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI के कार्यालय को पिछले एक दशक में कार्यरत न्यायाधीशों के खिलाफ 8,630 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। और साल दर साल शिकायतों का आंकड़ा एक बार हम देख लेते हैं। तो मंत्री द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार 2016 में 729 शिकायत रही, 2017 में 642, 2018 में 717, 2019 में 1037, 2020 में 518, 2021 में 686, 2022 में 1012, 2023 में 977, 2024 में 1170 सबसे अधिक और 2025 में 1102 आंकड़े रहे। और इन आंकड़ों से पता चलता है कि कुछ वर्षों में शिकायतों की संख्या 1000 से भी अधिक रही, खासकर 2019, 2022 और 2024 में, और इसके साथ 2025 में भी। तो हालांकि शिकायतें तो दर्ज हो रही हैं, लेकिन उनके निपटान, जांच या परिणाम के बारे में सार्वजनिक जानकारी कितनी उपलब्ध है, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि और इसी के साथ शिकायतों को संभालने की व्यवस्था के लिए मंत्री ने बताया कि वर्तमान में आंतरिक प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतें भारत के मुख्य न्यायाधीश देखते हैं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतें संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देखते हैं। अगर कोई शिकायत CP ग्राम्स या अन्य पोर्टल, अन्य सरकारी पोर्टल के माध्यम से आती है तो उसे भी आगे संबंधित मुख्य न्यायाधीश को भेज दिया जाता है। यानी सरकार सीधे जांच नहीं करती, बल्कि शिकायतें न्यायपालिका की आंतरिक प्रणाली के तहत ही देखी जाती है। और इस पूरे मामले, ये जो पूरा मामला है, इससे 3 महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। पहला, शिकायतों की संख्या काफ़ी अधिक है, जो बताती है कि निगरानी और जवाबदेही की मांग बढ़ रही है। दूसरा, कार्रवाई की पारदर्शिता पर सवाल उठाया जा रहा है कि शिकायतों के नतीजों की जानकारी सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं है। स्वतंत्रता बनाम जवाबदेही का संतुलन, यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखते हुए जवाबदेही कैसे सुनिश्चित की जाए। तो ये थी पहली न्यूज़। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगली न्यूज़ को। न्यूज़ है, न्यू सीट्स ऑफ गवर्नेंस मीन टू मीट पीपल्स एस्पिरेशन PM। न्यूज़ कैसे समझ लेते हैं। तो नई दिल्ली में नए प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि PMO का उद्घाटन किया गया है, और इस नए PMO का नाम रखा गया है सेवा तीर्थ। तो इसके साथ ही कर्तव्य भवन 1 और 2 केंद्रीय सचिवालय की नई इमारतों का भी उद्घाटन किया गया। और प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो इमारतें हैं वो जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने और विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई हैं। नई दिल्ली में नए प्रधानमंत्री कार्यालय परिसर का उद्घाटन हो चुका है। और इसी के साथ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि अब फैसले किसी सम्राट की इच्छा नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीय की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि यह बदलाव सिर्फ इमारतों का नहीं, बल्कि मानसिकता का परिवर्तन है, सत्ता से सेवा की ओर। नई इमारतों के डिजाइन की बात कर लेते हैं, जो कि भारतीय परंपरा से प्रेरित है। तो सफेद और लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। बुद्ध स्तूप से प्रेरित धातु के गुंबद बनाए गए हैं। 11वीं से 13वीं शताब्दी के चालुक्य मंदिरों की नक्काशी से प्रेरित प्रवेश द्वार है। चिन्नाकेश्वर मंदिर की नक्काशी से प्रेरित पत्थर का आधार, मतलब कि वास्तुकला में भारतीय संस्कृति पहचान को दिखाने की कोशिश की गई है। अब प्रधानमंत्री ने नए PMO में PM राहत योजना से संबंधित फाइलों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कहा कि दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख रुपए तक की कैशलेस इलाज दिया जाएगा। लखपति दीदी योजना का लक्ष्य बढ़ा करके 2 गुना कर दिया गया है, यानी कि 6 करोड़ कर दिया गया है। कृषि अवसंरचना कोष को बढ़ा करके 2 लाख करोड़ रुपए किया गया। और इसके अलावा उन्होंने एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया है। सरकार का ये कहना है कि नई इमारतें विकसित भारत की सोच को दर्शाती हैं। पुरानी इमारतें ब्रिटिश काल की थी, नई इमारतें भारतीय पहचान और आधुनिक जरूरतों के अनुसार बनी है। इसका उद्देश्य है बेहतर शासन, अधिक सुविधा और जनता केंद्रित निर्णय। सरकार इसे विकास और मानसिकता परिवर्तन का प्रतीक बता रही है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगली न्यूज को। न्यूज है, IAF रॉयल थाई एयरफोर्स होल्ड एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज।
जो टॉपिक है जीएस पेपर 3 डिफेंस से संबंधित है। न्यूज़ को समझ लेंगे तो इंडियन एयरफोर्स और रॉयल थाई एयरफोर्स यानी कि आरटीएएफ ने 9 से 12 फरवरी तक हिंद महासागर क्षेत्र में एक संयुक्त हवाई युद्ध अभ्यास किया। इसका उद्देश्य था भारत और थाईलैंड के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत करना, दोनों वायुसेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाना, युद्ध परिस्थितियों में साथ मिलकर काम करने की क्षमता सुधारना। अब देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से विमान शामिल किए गए थे। तो SU-30 MKI भारतीय वायुसेना का बहुभूमिका यानी मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, जो हवा में दुश्मन से लड़ाई, जमीन पर हमला और समुद्री अभियान जैसे कई काम कर सकता है। सैब ग्रिपेन जेट की बात करें तो यह थाई वायुसेना का आधुनिक लड़ाकू विमान है, जो तेज गति और उन्नत तकनीक के लिए जाना जाता है। IL-78 टैंकर विमान की बात करें तो यह हवा में ही दूसरे विमानों को ईंधन भरने की सुविधा देता है। इससे लड़ाकू विमान बिना जमीन पर उतरे लंबी दूरी तक उड़ान भर सकते हैं। समझते हैं कि यह अभ्यास महत्वपूर्ण क्यों है। तो सबसे पहला इसका रणनीतिक महत्व है। हिंद महासागर क्षेत्र आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। व्यापार मार्ग, समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय संतुलन, ऐसे में भारत और थाईलैंड का सहयोग क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए अहम है। IL-78 टैंकर के उपयोग से यह दिखाया गया है कि भारत अपनी वायुसेना को लंबी दूरी तक तैनात कर सकता है। जब दो देशों की सेनाएं साथ अभ्यास करती हैं तो वो एक दूसरे की रणनीति समझती हैं, संयुक्त मिशन में बेहतर प्रदर्शन कर पाती हैं, आपात स्थिति में तेज और प्रभावी प्रतिक्रिया दे सकती हैं। ये अभ्यास जो है वो पूरा ट्रेनिंग नहीं था, बल्कि भारत और थाईलैंड की मजबूत रक्षा संबंधों का प्रतीक है। हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग और स्थिरता का संदेश देता है, भारत की बढ़ती सैन्य क्षमता और क्षेत्रीय भूमिका को दर्शाता है, और इस लिहाज से ये न्यूज़ जो है वो पूरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे अगली न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ है अडानी ग्रुप्स एंटर्स न्यूक्लियर पावर सेक्टर आफ्टर शांति एक्ट। न्यूज़ को समझ लेंगे तो अडानी ग्रुप ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करने की घोषणा की है, और ये घोषणा अडानी पावर लिमिटेड द्वारा की गई, जिसने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली नई सहायक कंपनी अडानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड बनाई है। अब ये जो पूरा कदम उठाया गया दिसंबर में पारित शांति अधिनियम, जिसका पूरा नाम है सस्टेनेबल न्यूक्लियर एनर्जी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट एक्ट यानी कि शांति अधिनियम के बाद उठाया गया है। समझते हैं कि शांति अधिनियम है क्या। तो दिसंबर में संसद के द्वारा पारित किया गया ये एक नया कानून है, जो कि पुराने परमाणु ऊर्जा अधिनियम का स्थान लेगा। निजी कंपनियों को भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित और संचालित करने की अनुमति देता है, विदेशी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम बनाने की छूट देता है। पहले परमाणु ऊर्जा क्षेत्र लगभग पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में था। अब भारत में परमाणु ऊर्जा की स्थिति की बात कर लेते हैं तो वर्तमान स्थापित क्षमता जो है वो 8.8 गीगावाट है। कुल बिजली उत्पादन में योगदान लगभग 3% है, और सरकार का लक्ष्य है कि अगले दशक में क्षमता बढ़ाकर 32 गीगावाट तक किया जा सके। मतलब सरकार जो है वो परमाणु ऊर्जा को भविष्य की ऊर्जा रणनीति का अहम हिस्सा मान रही है। अब समझते हैं कि ये कदम महत्वपूर्ण क्यों है। तो पहली बार कोई बड़ी निजी कंपनी परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। भारत को स्वच्छ और स्थिर ऊर्जा स्रोतों की जरूरत है। परमाणु ऊर्जा को कोयले की तुलना में कम कार्बन उत्सर्जन वाला विकल्प माना जाता है। नया कानून विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी की अनुमति देता है। इससे उन्नत तकनीक आने की संभावना बढ़ेगी। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगली और अंतिम न्यूज़ को। न्यूज़ है मिनिस्ट्री प्लान्स इंग्लिश मेडिकल डिक्शनरी दैट विल बी ट्रांसलेटेड इनटू इंडियन लैंग्वेजेस। तो न्यूज़ क्या है इसे समझ लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय एक मानक अंग्रेजी चिकित्सा शब्दकोश यानी कि मेडिकल डिक्शनरी तैयार करना चाहती है, जिसे 15 भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा। अब शब्दकोश में क्या होगा, तो कम से कम 1 लाख विशिष्ट चिकित्सा शब्द होंगे और उनके अर्थ और डेफिनेशन भी शामिल होंगे। पहले चरण में 15 भाषाओं को रखा गया, जिसमें हिंदी, तेलुगु, असमिया, गुजराती, कश्मीरी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, बंगाली, मणिपुरी, मिजो और कोंकणी को शामिल किया गया। बाद में इसे अन्य भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद किया जाएगा। तो गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रकाशकों से टेंडर मांगी है, और इसके प्रकाशक की बात करें तो मानक मेडिकल शब्दकोश उपलब्ध कराएंगे, अनुवाद प्रक्रिया में सहयोग करेंगे, डिजाइन विकास और प्रकाशन में भाग लेंगे, अनुवाद लागत साझा करेंगे। अब समझते हैं कि पहले क्या प्रयास हुए थे। तो कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी ने 2022 तक लगभग 60,000 चिकित्सा शब्दों का हिंदी में अनुवाद किया था। फिर 2022 में मध्य प्रदेश पहला राज्य बना जिसने हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम शुरू किया, लेकिन किताबें पूरी तरह अनुवादित नहीं थी, वे सिर्फ देवनागरी लिपि में ही लिखी गई थी। अब सरकार असली मानकीकृत और व्याख्यात्मक शब्दकोश बनाना चाहती है।
तो ये योजना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे ग्रामीण और हिंदी क्षेत्रीय भाषा पृष्ठभूमि के छात्रों को मदद मिलेगी। चिकित्सा जैसे जटिल विषय में एक समान शब्दावली जरूरी है और नई शिक्षा नीति मातृभाषा में शिक्षा पर जोर देती है। हालांकि इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। तकनीकी शब्दों का सटीक अनुवाद करना, अलग अलग भाषाओं में समान अर्थ बनाए रखना, चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना। कुल मिलाकर के सरकार एक बड़ा राष्ट्रीय मेडिकल शब्दकोश बनाने की योजना पर काम कर रही है, जिसमें कि 1 लाख से अधिक शब्द होंगे और उसे 15 भारतीय भाषाओं में अनुवादित किया जाएगा। और यह भारत में मातृभाषा में मेडिकल शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे अभ्यास प्रश्न को। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना और रॉयल थाई वायुसेना के बीच द्विपक्षीय हवाई युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास के क्षेत्र में आयोजित किया गया। ए, बंगाल की खाड़ी, बी, दक्षिण चीन सागर, सी, हिंद महासागर क्षेत्र या डी, अंडमान सागर। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। इस प्रोग्राम की पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट आईएएस हिंदी से डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।